हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भूमि। मेरा नाम है अरविंद कुमार। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। और जो भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं या इस क्षेत्र में अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो ये वो टॉपिक्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेयर्स के बारे में। कौन कौन से प्लेयर्स, कौन कौन सी एंटिटीज़ और वी कैन से पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे डिटेल में। ऑल्दो वी ऑल नो इन लॉजिस्टिक्स, पिछले वीडियोस में भी मैंने डाला हुआ है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से होते हैं। बट आज हम बात करेंगे एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की, या एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग में एक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, और उनको डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और आज प्लेयर्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड इनको टर्म्स, सो दैट इट डजेंट बिकम सो लॉन्गर फॉर यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेयर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स की बात करें तो शिपर हो गया हमारा, एक्सपोर्टर हो गया, कंसाइनर हो गया, और वी कैन से ये तीनों लोग एक ही होते हैं। तो शिपर, एक्सपोर्टर, कंसाइनर, आई मीन टू से जो भी बंदा अपने गुड्स को एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर भेज रहा है, अपनी नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर भेज रहा है, एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री कोई भी प्रोडक्ट जाता है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। और जो ये काम करता है बंदा, उसको एक्सपोर्टर कहते हैं हम, या कंसाइनर भी बोल सकते हैं या शिपर भी बोल सकते हैं। डू नॉट कंफ्यूज विद दी टर्म्स, दीज आर सेम। तो बात करें कंसाइनी की, इंपोर्टर और कैरियर की। कंसाइनी वो बंदा होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट रिसीव करने वाला है ऑन दी अदर कंट्री। सपोज़ मैं अभी इंडिया में बैठा हुआ हूँ और मैंने कुछ भी प्रोडक्ट बाहर से मंगवाया है, तो जो मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है वो एक्सपोर्टर हो गया। बट जब मैं रिसीव कर रहा हूँ उस गुड्स को, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैंने ऑटो पार्ट्स मंगवाए हैं, इंपोर्ट करवाए हैं। तो मैंने जो ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट करवाए हैं, बीइंग इंपोर्टिंग दोज ऑटो पार्ट्स, आई एम द इंपोर्टर ऑफ दोज प्रोडक्ट्स और दोज ऑटो पार्ट्स। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, विच इज़ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट, जो भी सामान आप इंपोर्ट करवाते हैं उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट करवाए थे, तो ऑटो पार्ट्स विल बी माई कंसाइनमेंट। आगे बात करते हैं जिनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में, विच इज़ नोन एज कस्टम्स। कस्टम का काम ये होता है कि आपके कार्गो को चेक करना, उसको डिपार्चर अराइवल के टाइम पे स्कैनिंग करना। कोई भी इलीगल सामान आप लेके तो नहीं जा रहे हैं। कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कंट्रीज़ बाय कंट्रीज़ लॉ वेरी करते हैं कि हो सकता है किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट बैन हो और किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट बैन ना हो। तो ये कस्टम चेक करती है कि आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस कंट्री में ये चीज़ एक्सपोर्ट करना अलाउड है या नहीं। या अगर आप अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उनका ही ये काम होता है कि चेक करना कि वो जो प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करवा रहे हैं अपनी कंट्री में, दैट इज़ अलाउड टू इंपोर्ट और नॉट। उसके बाद एक इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योरेंस कंपनी से मतलब है कोई भी हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो एक बहुत ही हैवी मात्रा में प्रोडक्ट्स भेजते हैं, तो हमारा इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो कंपनी, इवन द एक्सपोर्टर और इवन द इम्पोर्टर कैन फेस अ ह्यूज लॉस इन इट। तो एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जो इस चीज़ को ध्यान में रखती है कि जो रिस्क बिहाइंड एनी एनी risk behind any unfortunate thing that may happen in future while trading your goods or while importing or exporting your goods, that is taken care by the insurance company। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें तो कंटेनर शिपिंग एक बहुत ही रिनोन्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एक हमारी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। जो हमारा फर्स्ट कंटेनर शिप डिस्कवर किया गया था, वो किया गया था मैल्कॉम मैकलीन के द्वारा ऑन अप्रैल 26, 1956 में, जो कि न्यूयॉर्क टू ह्यूस्टन गया था विद जस्ट 58 कंटेनर्स। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो 23,000 से इवन प्लस कंटेनर्स जाते हैं इन वन गो। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो एक डेट में 58 कंटेनर से स्टार्ट किया था।
और आज हम बहुत ही आगे आ चुके हैं। और बात करें एक थोड़ी टेक्निकल टर्म की, तो एक 1 TEU होता है 120 फीट कंटेनर, एंड 1 FEU होता है एक 40 फीट कंटेनर। और 1 FEU you can say 2 into 1 TEU container. Of course, when we divide 40 by 2, then it would be known as 2 into 20 feet container. आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगर फर्दर बात करें तो पोर्ट एंड शिपिंग कंपनी कैलकुलेट देयर प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ TEU दे हैव डिलीवर्ड। जो भी पोर्ट होते हैं या जो शिपिंग कंपनी होती है, वो अपना जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि उन्होंने कितने TEU डिलीवर किए हैं। अगर हम बात करें कि कोई भी बंदा कंटेनर शिपिंग को ऑप्ट क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छी है। हम बहुत ही चीप रेट में अपने प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हम बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट भेज रहे हैं। और आई मीन इट इज़ नॉट एमरजेंसी टू ट्रांसफ़र, तो वी कैन ट्रांसफ़र इट फ्रॉम कंटेनर शिपिंग, जो कि हमारा एक बहुत ही इकोनॉमिकल रहता है गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। आगे बात करें तो लीनियर शिपिंग वो होती है जो हमने एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाया हुआ है, एक फिक्स्ड पाथ बनाया हुआ है, क्योंकि जब ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे ऑपरेट करती हैं चीज़ें, तो वी हैव टू हैव अ शेड्यूल टू ट्रांसफ़र दीज थिंग्स, बिकॉज अगर हम शेड्यूल नहीं रखेंगे तो सब कुछ मिक्सड अप हो जाएगा। तो वी हैव अ शेड्यूल, और इन शिप्स के लिए, इन कंटेनर्स के लिए, और हम कहें अपनी जो जिस कैरियर में हम गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए एक प्रॉपर पाथ, एक रूट मैप बना हुआ होता है कि ये शिप कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, और उसका एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है कि इस टाइम पे ये यहाँ से डिपार्चर होगा और इस टाइम पे इसका अराइवल होगा इम्पोर्टिंग डेस्टिनेशन पोर्ट पे। ये एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, और ये इंश्योर करती है हमारा जो अराइवल और डिपार्चर टाइम है वो एक सही समय पर पहुँचे और सही रूट के थ्रू पहुँचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रूट डिसाइड किया गया था शिपिंग के लिए, वो ए डिसाइड किया गया था, आप बी रूट से जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं वाइल ट्रांसफरिंग योर कंटेनर फ्रॉम वन कंट्री टू दी अनदर कंट्री, एंड ऑफ कोर्स दी टाइम ऑल्सो। पता चला आपको 1 महीने बाद कहीं पे प्रोडक्ट चाहिए और वो 2 महीने बाद पहुंच रहा है, तो ये चीज़ें इंश्योर करी जाती हैं वाइल ट्रांसफरिंग योर गुड्स। आगे बात करते हैं टैंकर शिपिंग के बारे में। टैंकर शिपिंग जनरली हमारा यूज़ होता है हम कोई भी लिक्विड मटेरियल या गैस मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं जब, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स, और कोई केमिकल प्रोडक्ट्स या LPG या LNG गैसेस जो ट्रांसफ़र होते हैं वो हमारी इस टाइप के कंटेनर्स में होते हैं, और हम इसको टैंकर शिपिंग बोलते हैं। आगे बात करते हैं रोरो शिपिंग। इस शिप का जो डिज़ाइन होता है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इमेज में, जो है नीचे पैसेंजर्स के लिए वो है, और एक साइड में एक रैंप जुड़ा हुआ है जो जहाँ से हम लोग एक गाड़ी एंटर कर सकते हैं और ऊपर ले जाके पार्क कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो व्हीकल्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, वो यहाँ पर पार्क किए जाते हैं, और जो हमारे पैसेंजर्स की सिटिंग्स होती हैं वो यहाँ पर नीचे की तरफ होती है। तो बेसिकली हम पैसेंजर्स को भी कैरी करते हैं इस शिप में, एंड हमारा जो कार्गो है उसको भी शिप करके ले जाते हैं दूसरी कंट्री में। दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है एयर। एयर हमारा ऑफ कोर्स इंक्लूड होता है एक एविएशन इंडस्ट्री में, और इसकी जो ग्रोथ है वो ई-कॉमर्स के आने के बाद ही बहुत ही बढ़ गई है, जब से हमारा इंटरनेट पिक्चर में आया है और ई-कॉमर्स कंपनीज़ खुली हैं। तो ये एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही मेजर लेवल पे और ग्रोइंग लेवल पे होने लगा है, क्योंकि नाउ डेज़ जो हमारा लाइफस्टाइल है और जैसा हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीते हैं, वो उसमें एक एविएशन और एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, और जनरली ये यूज़फुल भी होता है इस टाइप ऑफ बिजनेस में। और हम जनरली कोई भी कंपनी हो गई वो इसको इसलिए भी यूज़ करती है ताकि कोई स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उन्हें चाहिए, या कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स है, या एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल हम रिसेंटली कोरोना की बात करें तो when we got to transfer the vaccines from one country to another, so these mode of transportations are preferred
अगर हम बात करें कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में इस इंडस्ट्री में, तो ऑफ कोर्स हमारा बहुत ज़्यादा सामान हम कैरी करके ओवरलोड होके नहीं उड़ सकते, नहीं अपना जो कार्गो एयर कार्गो है उसको नहीं उड़ा सकते ऑफ कोर्स। तो एक डिसएडवांटेज तो है ही इन कंपैरिजन टू, अगर हम देखें जो बल्क ट्रांसफ़र हम शिपिंग कंटेनर के थ्रू कर सकते हैं, वो यहाँ पर कुछ एक्सटेंट तक पॉसिबल है, बट नॉट दैट ह्यूज लेवल दैट वी डू इन दी कंटेनर शिपिंग। उसके बाद जो एयरपोर्ट कंजेशंस होते हैं, क्योंकि हमारे जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा एयर कंजेशंस तो रहता ही है वहाँ पर। और इन इन कार्गोज़ की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो लेस फ्रीक्वेंसी रहती है, क्योंकि मेजर पार्ट जो कैटर करती है वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट ही करता है। आई मीन जो एयर ट्रैफिक रहता है वो हमारा पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए ज़्यादा अलॉट रहता है इन कंपेयरिंग टू एयर कार्गो शिपिंग। और जो एयर एक्सेसिबिलिटी है वो भी हर जगह नहीं पहुंचा जा सकता। इससे ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ पर एयरपोर्ट है वहीं वहीं पे ये ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और हाई फ्रेट रेट ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि अगर आप स्पीड की बात करें, आपको जल्दी सामान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की कॉस्टिंग भी इनकर हो रही, तभी आपको जल्दी मिल पा रहा है। तो अगर हम बात करें एक फ्रेट रेट के बेसिस पे, तो ये हाई फ्रेट रेट ऑफ कोर्स इसमें लगता ही लगता है, ये इसका डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। बट जिन लोगों को एक अर्जेंट बेसिस पे डिलीवरी चाहिए, तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। आगे बात करते हैं IATA। ये एक IATA एक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो हमारी इस पूरे एयर ट्रैफिक को और ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स थ्रू एयर को मैनेज करती है। अगर हम बात करें, IATA एक गवर्नमेंट एजेंसी जो फाउंड हुई थी 1945 में, एंड इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होते हैं जो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और रूल्स बनाते हैं इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू एयर। और टाइम टू टाइम ये रूल्स में अमेंडमेंट्स भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट। इंडस्ट्री का ये भी काम होता है कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हमारी एविएशन इंडस्ट्री में, तो उनको एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर कोई भी एयर ट्रांसपोर्ट करने में असुविधा हो रही है, और उसको कैसे एक अच्छे मोड पे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक छोटे से एग्जांपल की, अगर हमारे पास एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इन पैसेंजर एयरक्राफ्ट, बट हमारी मेडिकल जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बढ़ गया था एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक। तो गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक दिस, इनका ये काम होता है कि वो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखें और एक वो सोल्यूशन के साथ आएँ, ताकि हमारे जो इमरजेंसी गुड्स हैं वो सही समय पे जो नीडी कंट्री है उसको अवेल करा पाएँ हम लोग। अगर हम टाइप्स ऑफ एयरलाइंस की बात करें, तो इसमें पैसेंजर एयरलाइंस होती है जो कि जनरली पैसेंजर को कैरी करने के लिए ही यूज़ होती है। और एक कार्गो कैरियर्स होते हैं जिसमें कोई भी वेट की और डायमेंशंस की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं होती हैं। बट अगर हम पैसेंजर एयरलाइंस की बात करें, तो इसमें एक आपने जनरली आप लोग ट्रैवल करते होंगे, तो इसमें एक वेट लिमिट होती है कि भाई आप इतना सामान ही कैरी करके ले जा सकते हो। बट जो स्पेसिफिक टू कार्गो कैरियर्स होते हैं, स्पेसिफिक टू एयर कार्गो कैरियर्स होते हैं, उसमें ये वेट लिमिट जनरली नहीं होती कि आप इतना केजी ही कैरी कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, बट यू हैव टू ऑफ कोर्स पे अ कॉस्ट फॉर इट। आगे बात करें कुछ इंटीग्रेटर्स की, जो कुछ प्लेयर्स की जो इस ट्रांसफ़र एयर कार्गो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। फेडेक्स है हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, DHL जैसी कंपनीज़ हैं जो इसमें काम कर रही हैं। और ये इंटीग्रेटर्स बहुत ही क्लोजली गवर्नमेंट के साथ वर्क करती हैं, ताकि ये स्मूथ फंक्शनिंग कर पाएँ वाइल ट्रांसफरिंग द गुड्स थ्रू एयर। और ये एक ट्रैकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इनकी वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से कहीं बाहर भेज रहे हैं, तो आपके पास एक ट्रैकिंग फैसिलिटी भी होती है कि भाई आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है और अभी किस स्टेज में है। अभी जो हमारा अराइवल पोर्ट है या डिपार्चर पोर्ट है कहाँ पहुँचा है, या ऑन द वे है, इन ट्रांजिट है, आई मीन टू से। तो ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हो इनसे, इन इंडिकेटर्स की वेबसाइट के थ्रू, अगर आप इनसे सामान भेजते हो।
आगे बात करें हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन में दो मेजर कैटेगरीज आती हैं, हमारा रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ऑन लैंड ट्रांसपोर्ट। ऑफ कोर्स कुछ एडवांटेजेस हैं रोड के भी और कुछ एडवांटेजेस हैं रेल के भी। अगर हम रोड के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है, रोड में अवेलेबिलिटी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्गो भी जा सकते हैं। बट अगर लिमिटेशन की बात करें तो हमारा एक स्पीड लिमिट है इन कंपेयर टू रेल, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। कई बारी हमारा जो ट्रैफिक की वजह से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर किसी भी कंट्री का, तो उन्हें घंटों वेट भी करना पड़ता है और स्लो स्लो ड्राइव करना पड़ता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं रोड ट्रांसपोर्ट में अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। अगर बात करें रेल का, तो रेल ऑफ कोर्स फास्ट है इन कंपेयरिंग टू रोड, और थोड़ा हैवी अमाउंट में भी सामान हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं रेल के थ्रू इन कंपेयरिंग टू रोड। क्योंकि रेल में तो हम कितने भी जनरली आपने देखा होगा 60 to 70 कंटेनर्स लोड होते हैं, बट अगर रोड की बात करें तो एक ट्रक ही इन वन गो में एक ट्रक में जितना सामान आता है आप उतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। और लिमिटेशंस की बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए तो ट्रेन नहीं चलाई जा सकती, ऑफ कोर्स आप रोड का ही इस्तेमाल करते हैं और रोड ही बेनिफिशियल रहता है आपके शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। अब हर जगह हर स्टेशन पे तो ट्रेन नहीं होती, तो मेजर जो स्टेशंस हैं उन स्टेशंस पे ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कभी कभी थोड़ा सा सेफ्टी इशू भी रहता है रेल में इन कंपेयरिंग टू रोड। आगे बात करते हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि जो हमारी वाटर नेसेसिटीज़ हैं या जो गैस ट्रांसफ़र होती है वो इसी के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। और ये बहुत ही यूज़फुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इस तरीके के गुड्स को और इस तरीके के नेसेसिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। और बहुत ही एफिशिएंट रहता है, बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। अगर हमने एक बार इस्टेब्लिश कर दिया तो उसके बाद हमें ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। बट हाँ, वी हैव टू एग्री, जब तक ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होता तो उस टाइम वाइल बिल्डिंग और वाइल डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव तो पड़ता ही है, क्योंकि हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं इसको डेवलप करने के लिए, ताकि हम किसी भी गैस को या लिक्विड मटेरियल को ट्रांसफ़र कर पाएँ। और ये फ्लेक्सिबिलिटी में भी एक थोड़ा सा लिमिटेशन है इसकी, कि एक बार बनने के बाद आपको उसी रूट के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा गुड्स। आपका ऐसा नहीं है कि आप डेली या एक शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं होता है कि आप उसका रूट चेंज कर पाओ एवरी वन मंथ और इन एवरी ईयर। रोड ट्रांसपोर्ट में, रेल ट्रांसपोर्ट में आप अपना रूट बदल सकते हो, क्योंकि वो अलग अलग रूट पे अलग अलग ट्रेन चलती हैं। बट आपने एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया तो आप इसमें changes in short term we cannot do. So guys, thank you so much for watching. So guys, I hope you got to learn something. आज हमने बात करी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और जो प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। इसके अलावा हम और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे आगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हम इनको टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जिन टर्म्स पे हम लोग डील करते हैं एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आपके लिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक वेरी वेल केयर ऑफ़ यू। अरविंद कुमार साइनिंग ऑफ।